व्याकरण के तहत कारक का अध्ययन करेंगे। कारक के 8 भेद है। 4 भेद हमने भाग 1 में देखे थे। अब 4 भेद हम भाग 2 में देखेंगे ताकि हम अच्छी से अच्छी जानकारी आपको दे सकें। तो आज हम कारक के 4 भेद का अध्ययन करेंगे। इसके तहत मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो 4 भेद हमने भाग 1 में पढ़े थे, वो अवश्य देखना ताकि ये 4 भेद आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हम देखेंगे पहला, यानी ये 5वां भेद है अपादान कारक। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, जैसे खेत से पानी बाहर बह रहा था। देखिए आप चित्रों में, यानी खेत से भी पानी बाहर बह रहा था। दूसरा वाक्य है पत्र अहमदाबाद से आया है। पत्र अहमदाबाद से आया है। तीसरा वाक्य है पेड़ से पत्ता नीचे गिरा, है ना। पेड़ से पत्ता नीचे गिरा, चित्र में आप देख रहे हो पत्ते गिर रहे हैं। और चौथा वाक्य नदी पर्वत से निकलती है। नदी पर्वत से निकलती है। और अंतिम वाक्य है सुरेश मुझसे बिछड़ गया। तो हम इन वाक्यों को, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखें। जैसे अगर हम कहें कि पानी कहाँ से बह रहा था, बह रहा है। पानी कहाँ से बह रहा है? तो खेत से। पत्र कहाँ से आया है? तो अहमदाबाद से। पत्ता किससे गिरा? तो पेड़ से। नदी किससे निकलती है? तो पर्वत से। सुरेश किससे बिछड़ गया? तो मुझसे, है ना। तो इन वाक्यों में पानी का खेत से, पत्र का अहमदाबाद से, पत्ते का पेड़ से तथा नदी का पर्वत से और सुरेश का मुझसे अलग होना प्रकट होता है ना। अलग यानी पृथक होता है, इसलिए ये अपादान कारक है। ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि बच्चा छत से गिरा, अन्य उदाहरण में बता रहा हूँ, बच्चा छत से गिरा। और दूसरा वाक्य बताता हूँ संगीता घोड़े से गिर पड़ी। तो ये 2 वाक्यों में एक छत से और घोड़े से गिरने में अलग होना प्रकट होता है। अतः घोड़े से और छत से अपादान कारक है। तो अपादान कारक के उदाहरण समझ में आ गए। तो अब हम बच्चों देखेंगे अपादान कारक की परिभाषा। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से जुदाई या अलगाव होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। आए समझ में प्यारे बच्चों? फिर से एक बार देख लो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जुदाई या अलगाव होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अब हम संबंध कारक यानी 6ठा भेद देखेंगे। तो संबंध कारक के कुछ उदाहरण है, जैसे रमन मनु का मित्र है। दूसरा अजय की तबीयत अच्छी नहीं है। तीसरा वाक्य हम पिताजी के मित्रों से मिले। और चौथा वाक्य है उसकी बोली मीठी है। और यह हमारा घर है। यह हमारा घर है। तो रेखांकित शब्दों के प्रति ध्यान दीजिए आप। जैसे इस कारक की विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री है ना। इस कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री है। ठीक है। तो रेखांकित शब्दों को अगर इस तरह से देखें कि रमन किसका मित्र है? तो मनु का। किसकी तबीयत अच्छी नहीं है? तो अजय की। हम किसके मित्रों से मिले? तो पिताजी के। किसकी बोली मीठी है? तो उसकी। घर किसका है? तो हमारा। तो इन वाक्यों में रमन का मनु से, तबीयत का अजय से, मित्रों का पिताजी से, बोली का उससे तथा घर का हमसे संबंध प्रकट होता है। अतः ये संबंध कारक है। इसीलिए मनु का, अजय की, पिताजी के, उसकी, हमारा ये पद संबंध कारक है। तो प्यारे बच्चों समझ में आए। तो अब
और भी ध्यान दीजिए कि का, की, के का प्रयोग संज्ञा तथा सर्वनाम दोनों के साथ होता है। देखिए, ध्यान से देखिए, का, की, के का प्रयोग संज्ञा तथा सर्वनाम दोनों के साथ होता है। संज्ञा के साथ ये विभक्तियां अलग लिखी जाती है, पर सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखी जाती है, जो आगे भी उदाहरणों में हमने ये चीजें देखी थी। जैसे गाय का दूध, तो गाय का दूध क्या है? संज्ञा है। उसका घर, ये सर्वनाम है। तो रा, री, रे का प्रयोग केवल सर्वनामों के साथ होता है। जैसे मेरा खेत, तुम्हारी बहन, हमारे गुरुजी इत्यादि। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके साथ रा, री, रे जुड़े हुए रहते हैं। तो देखिए उदाहरण, यह राधे श्याम का बेटा है। दूसरा उदाहरण, यह कमला की गाय है। तो इन वाक्यों में जैसे राधे श्याम का बेटे से और कमला का गाय से संबंध प्रकट होता है, अतः यहाँ पर संबंध कारक है। तो यहाँ पर भी आपने उदाहरणों में देखा। तो अब हम संबंध कारक की परिभाषा अगर देखें तो इस प्रकार है, संज्ञेय सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध सूचित होता है। ध्यान से देखिए, संज्ञेय सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध सूचित होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। आया बेटा समझ में? तो अब संबंध कारक देखने के पश्चात हम देखेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के उदाहरण इस प्रकार है, जैसे बीरबल दरबार में आया। बीरबल दरबार में आया। और दूसरा वाक्य है, भोजन में हरी सब्जी का होना जरूरी है ना? भोजन में हरी सब्जी का होना जरूरी है। इस समय में हमें ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए बेटा, क्योंकि ये कोरोना काल है। कोरोना काल में बचना है। अगर हमारी शक्तिवर्धक औषधि अगर है तो सब्जियों से हमें मिल सकती है। तो भोजन में हरी सब्जी का होना जरूरी है। तीसरा वाक्य है, पेड़ बंदर पर बैठा है। पेड़ बंदर पर बैठा है। और चौथा वाक्य है, सब लोग समय पर स्टेशन पहुंच गए। यानी जाने के लिए हमें समय पर पहुंचना पड़ता है। यानी सब लोग समय पर स्टेशन पहुंच गए। तो इन वाक्यों में आप देखेंगे रेखांकित शब्दों को, तो दरबार में, भोजन में, पेड़ पर, समय पर, इन शब्दों का क्रिया से क्या संबंध है, यह नीचे दिए गए प्रश्नों से, यानी जो अभी मैं बता रहा हूं, इस तरह से स्पष्ट हो जाएगा। यानी बीरबल कहाँ आया? तो दरबार में। रेखांकित शब्द आ गया। हरी सब्जी का होना कहाँ जरूरी है? तो भोजन में। बंदर कहाँ बैठ गया? बंदर कहाँ बैठा है? तो पेड़ पर। और सब लोग कब स्टेशन पर पहुंच गए? तो समय पर। तो इन वाक्यों में आपने देखा रेखांकित शब्दों को कि दरबार में, भोजन में, पेड़ पर, समय पर, ये शब्द क्रिया के आधार का बोध कराते हैं। अतः ये अधिकरण कारक है। तो अधिकरण कारक की परिभाषा हम देखेंगे इस प्रकार है, संज्ञेय सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। फिर से देख लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आया बच्चों समझ में? अब हम संबोधन कारक, अंतिम 8वां भेद देखेंगे। संबोधन कारक। संबोधन कारक के उदाहरण इस प्रकार है, जैसे अरुणी तुम कहाँ हो? दूसरा, अरे ऋषि तुम अभी तक यही हो? तीसरा, आज्ञा दीजिए गुरुदेव। और चौथा, हे भगवान तुमने भी मुझे नहीं छोड़ा। तो इन वाक्यों में देखिए आप कि इन वाक्यों में अरुणी, रेखांकित शब्दों के प्रति ध्यान दीजिए। अरुणी, अरे,
अरे, सॉरी देखिए, इन वाक्यों में अरुणी, अरे, कमल, सॉरी इन वाक्यों में अरुणी, अरे, ऋषि, गुरुदेव तथा हे भगवान, इन शब्दों द्वारा किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचने और बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट होता है, इसलिए ये संबोधन कारक है। संबोधन कारक का प्रयोग किसी को बुलाने, चेतावनी देने या संबोधन करने के लिए होता है। इसकी कोई विभक्ति नहीं है। संज्ञा के पहले कभी कभी अरे, हे, वो, ये आदि अव्ययी पदों का प्रयोग होता है। इनका प्रयोग संज्ञा के पहले किया जाता है। सर्वनाम का संबोधन रूप नहीं होता। तो ऐसे और भी मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो। दूसरा वाक्य अगर देखे, हे गोपाल यहाँ आओ, तो इसमें अरे भैया और हे गोपाल ये संबोधन कारक के उदाहरण है। अतः ये संबोधन कारक है। तो संबोधन कारक की परिभाषा इस प्रकार है, संज्ञा के जिस रूप से पुकारने, चेतावनी देने आदि का बोध होता हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो ये कारक यहाँ पर देखिए, जो 4 कारकों का हमने अध्ययन किया, इसका मूल्यांकन करेंगे और ये मूल्यांकन आप अपने गृह कार्य कॉपी में अंकित कीजिए। तो प्रश्न पहला, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक के 5 उदाहरण लिखिए। प्रश्न दूसरा, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए। इन 4 कारकों का अध्ययन करने से पहले भाग 1 के 4 कारकों का भी अध्ययन करना, ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए। अगर कोई समस्या है तो आप मेरे ईमेल या दूरभाष या कमेंट बॉक्स में आप अंकित कर सकते हो। धन्यवाद।